आइए दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नए मुद्दे पे बात करते हैं, नए टॉपिक को लेके, जो कि आपके लिए लाया है इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल। वो टॉपिक क्या है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, संसाधन के स्तर को आज हम लोग देखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है, इसके प्रतिपादन किसने किया है? तो क्रेग एवं लॉकहार्ट 1972 में किया गया है, जो कि सचमुच में इसका जो बहुसंचयन मॉडल के विपरीत है। इस मॉडल के अनुसार स्मृति के विभिन्न तंत्र अर्थात संवेदी स्मृति, मतलब सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी द्वारा सूचनाओं को संसाधित नहीं किया जाता है, बल्कि स्मृति का एक ही तंत्र होता है और उसी के भीतर सूचनाओं को भिन्न भिन्न स्तरों, मतलब लेवल के संसाधनों पर किया जाता है। जैसे कहते हैं, जब हम लोग शुरू से क्लास करना स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे LKG UKG नर्सरी, उसी हिसाब से हर एक चीज़ का लेवल होता है। आगे आप पहला सीढ़ी नहीं चढ़िएगा तो फिर टॉप सीढ़ी पर कैसे पहुंचिएगा? कहते हैं ना, कुछ करने आगे स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए पहला कदम चलना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से जो मेमोरी का है, मेमोरी का जो स्तर है, लेवल है, तो उसका भी एक अलग-अलग स्तर होते हैं। तो उसी हिसाब से यह कहा गया है, जो सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब अलग-अलग नहीं है, बल्कि स्मृति का एक इस भाग है, मतलब स्तर है। इसे मॉडल या सिद्धांत के अनुसार स्मृति इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह से सूचनाओं को कूट संकेत स्तर, मतलब एनकोडिंग लेवल पर संसाधित किया जाता है। मॉडल का यह दावा है कि स्मृति तंत्र में सूचनाओं को पहले उसके संवेदी गुणों के आधार पर संसाधित किया जाता है, जो एक तरह का संसाधन का सबसे ऊपरी स्तर होता है। उसी के बाद उस सूचनाओं की पहचान की जाती है। जब इंसान को आप जानते नहीं हैं तो उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का दायरा होता है जिसे हम पहचानते हैं, स्तर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, जो कि लेवल प्रोसेसिंग मॉडल में बताया जा रहा है। स्मृति मतलब संसाधन स्तर के मॉडल का विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि स्मृति की जो अवधि होती है, ड्यूरेशंस होता है, संसाधन की गहराई द्वारा, ना कि एक स्मृति तंत्र से दूसरे स्मृति तंत्र में स्थानांतरण द्वारा प्रभावित होती है। जितना ही संसाधन स्तर गहरा होगा, स्मृति का अवधि उतनी ही लंबी एवं दृढ़ होगी। इस तरह से यह संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति के अलग अलग तंत्र मानना इस मॉडल के अनुसार उचित नहीं है। जबकि सूचनाओं को मात्र पहले स्तर तक ही संसाधित किया जाता है, तो उसकी अवधि अत्यंत सूक्ष्म, मतलब कम समय के लिए होता है, और इसे बहुसंचयन मॉडल में संवेदी स्मृति कहा जाता है। जब उसकी सूचनाओं को ऊपर बताते गए दूसरे स्तर पर संसाधित किया जाता है, तो उसे बहुसंचयन मॉडल में लघुकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी, तथा फिर भी जब उसे तीसरे स्तर पर, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है, तो उसे बहुसंचयन मॉडल में दीर्घकालीन स्मृति कहा जाता है। संसाधन के स्तर मॉडल के दो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में पहला है स्मृति चिन्ह प्रदर्शन तथा बोध का उपजात है। मेमोरी ट्रेस इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शंस एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये पहला बताया गया है, क्या एजम्पशन। दूसरा क्या है, तो उसे देखते हैं। इसमें कहा गया है धारणा प्रत्यक्ष रूप से अर्थ के संसाधन से संबंधित होता है। रिटेंशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ मीनिंग। जो ये पहला है, जो एजम्पशन पहला है, उसको थोड़ा डिटेल से देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो स्मृति चिन्ह प्रत्यक्ष तथा बोध का उपजात है वो क्यों है। इसके बारे में कहा गया है, व्यक्ति जो कुछ भी स्मरण करता है वह वही चीज़ हो जाता है जिस पर पहले वह काफ़ी ध्यान दिया होता है, तथा जिसका वह अर्थ समझता है या समझ चुका होता है। स्पष्टता तब यह अर्थ हुआ कि स्मृति चिन्ह है जिसके आधार पर व्यक्ति पहले की अनुभूतियों को स्मरण कर पाता है, जैसे स्मरण कर पाता है। प्रत्यक्षण तथा बोध, मतलब परसेप्शंस और कॉम्प्रिहेंशंस उपजात बाय प्रोडक्ट की होती है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं, धारणा प्रत्यक्ष रूप से अर्थ के संसाधन से संबंधित होता है। वो किस प्रकार से संबंधित है वो देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। जैसे कि उस कोई घटना को ले लेते हैं, व्यक्ति उस घटना, संचार या अनुभूति, एक्सपीरियंस को अधिक लंबे समय तक धारण किए रहता है, जिसका अर्थ को वह ठीक ढंग से संसाधित, मतलब प्रोसेसिंग कर पाता है। इस अर्थ के संसाधन के अर्थगत संसाधन कहा जाता है। अनर्थगत, मतलब नन सीमेंटिक प्रोसेसिंग से अधिक गहरे स्तर पर किया है गया है, उसे संसाधन होता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति कुछ देखता है, कुछ संकेत करता है, और यदि वह अर्थ का है, मतलब जो चीज़ मीनिंगफुल हो, एक पहलू है, तब उसे ठीक से व्यक्ति धारण कर लेता और बाद में उसका स्मरण भी ठीक ढंग से वह कर पाता। परंतु यदि किसी चीज़ को देखता है और वो अर्थ का एक पहलू नहीं, बल्कि उसे उस चीज़ का एक सही पहलू मानता है, तो उसका मतलब धारण नहीं कर पाता है, और व्यक्ति ऐसी घटना चीज़ का स्मरण ठीक ढंग से भी नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जो स्मृति है, मनोवैज्ञानिकों के लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, उसके दो तरह के रिहर्सल में, मतलब रिहर्सल, जब हम कोई चीज़ को बार बार चीज़ को दोहराते हैं तभी हम जान पाते हैं उसके बारे में, उसकी थोड़ी गहराई के बारे में, जो कि हम सीख पाते हैं। तो दो तरह के रिहर्सल्स में अंतर करते हैं। पहला क्या है वो देखते हैं, और दूसरा क्या है। ये दोनों रिहर्सल्स जो है वो क्या है। रिहर्सल के बारे में जो हम लोग बताएं, तो एक है टाइप 1 रिहर्सल्स, दूसरा टाइप 2 रिहर्सल, जिसे कहते हैं संपोषण रिहर्सल, और दूसरा विस्तृत रिहर्सल्स। ये रिहर्सल्स का जो प्रयोग किया वो किसने किया है, तो क्रेग एंड वेटकिंस 1973 में किया गया था। इसका जो वास्तविकता के रूप को और भी निखार दिया गया। संपोषण रिहर्सल्स के एक अध्ययन में परियोजों को 21 शब्दों की एक सूची दिखाई गई, और यह बतलाने को कहा गया कि सूची का अंतिम वह शब्द कौन सा है जो एक विशेष अक्षर जैसे आर से प्रारंभ होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए परियोजों को सूची में शब्द को पहले ढूंढना होगा और अक्षरों को प्रारंभ, मतलब जो आर वर्ड है, फिर उसे रिहर्सल करते हुए दूसरे शब्द को खोजना होगा जो आर से प्रारंभ
प्रारंभ होता है और उसी तरह से उसकी रिहर्सल करते हुए सूची का अंतिम शब्द को आर से प्रारंभ होता है को रिहर्सल करना पड़ेगा। इस तरह से कई सूचियों को देखने के बाद परियोजों को अधिक से अधिक ऐसे शब्दों का रिकॉल करने के लिए कहा जाता है। परिणाम में देखा गया धारण रिहर्सल्स को प्रभावित नहीं होता है। जिन शब्दों का रिहर्सल अधिक समय तक किया जाता है या किया जाता है प्रयोग के सेशन मतलब सत्र के अंत में उनका प्रत्यवहन उन शब्दों का प्रत्यवहन की तुलना में अच्छी नहीं हुआ जिन्हें कम समय के लिए रिहर्सल किया गया था। इसके आलोक में प्रयोगकर्ताओं द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपोषण रिहर्सल के धारण प्रभावित नहीं होता है। इसको और थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि विस्तृत रिहर्सल वैसे रिहर्सल को कहा जाता है जो तुलनात्मक रूप से संसाधन को गहरे स्तर पर संपा होता है। इस मॉडल की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें सूचनाओं की मतलब टू टाइप रिहर्सल के बारे में बता रहे हैं हम। किसी सूचनाओं की स्मृति की अवधि को विस्तृत रिहर्सल से सीधे प्रभावित होता माना गया या रिहर्सल जितना ही अधिक होता है स्मृति की अवधि उतनी लंबी होती है, जो कि क्रेक एंड टुलविंग 1925 में इसके तथ्य के समर्थन में एक प्रयोग किया जो बताया गया है कि प्रयोग 0.2 सेकंड के लिए एक शब्द दिखलाया गया। उसमें निम्नलिखित 3 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न क्या था? ये जो 3 प्रश्न देख रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में जो विस्तृत रिहर्सल के अंदर जो 3 प्रश्न उठे वो कौन कौन से हैं? क्या शब्द बड़े अक्षरों में मुद्रित थे? क्या शब्द विशेष शब्द अर्थात डैश से तुक बंद करता था? क्या शब्द इस वाक्य में फिट बैठता था? लकड़ी टेबल पर रखी जो चीज़ें थी उस पर? जो ये सभी प्रश्न है उसका उत्तर देने में प्रयोजक को उस शब्द की दृष्टि स्तर पर संसाधित करना होता था जिसे प्रोसेसिंग मतलब संसाधन का ऊपरी स्तर कहा जाता था। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने में प्रयोजक को उस शब्द का जो आवाज़ के अनुसार संसाधित करना होता था जो उसके गहरे स्तर से संसाधन की प्रक्रिया थी। जो तीसरा प्रश्न का उत्तर होता है वो उस शब्द को उसके अर्थ के अनुसार संसाधित करना होता था जिसे संसाधन का सबसे गहरा स्तर कहा जाता था। इसके बाद शब्दों के धारण की जांच प्रयोजों से करवाया गया। परिणाम में देखा गया कि वैसे शब्द जिनके लिए प्रयोजक प्रथम प्रश्न का उत्तर देते थे प्रत्यवहन मतलब इसे रिकॉल कर पाना बहुत कम हुआ, परंतु वैसे शब्द जिनके लिए प्रयोजक तीसरे प्रश्न का उत्तर देता था उसका भी रिकॉल किया गया, उन्हें अधिक सफलता मिली। इसे ही हम लोग रिहर्सल संसाधन को गहरे स्तर पर होता था, इसका जो धारण था मजबूत होता गया और स्मृति की अवधि भी लंबी होती गई। संसाधन स्तर के जो मॉडल का दावा था, व्यक्ति सूचनाओं का संसाधन एक निश्चित क्रम में करता है जिसमें वह पहले ऊपरी स्तर पर उनका संसाधन करता है फिर धीरे धीरे गहरे स्तर पर संसाधन करता है। दूसरे शब्दों में इस मॉडल में सूचना संसाधन के 3 क्रम बताए गए हैं, जो कि एक है दृष्टि, दूसरा ध्वनि है, तीसरा अर्थगत संवेदी संसाधन के ऊपरी स्तर तथा अर्थगत संसाधन को गहरी स्तर संसाधन कहा जाता है। परंतु आलोचकों का यह भी मानना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। किसी एकांश मतलब आइटम्स का समग्र अर्थ मतलब ओवरऑल मीनिंग को व्यक्ति उस एकांश की पहचान करने के पहले ही समझ जाता है। जैसे अक्षर डी को ले ले और शब्द वर्ड ले ले और उसका जस्ट लिखे हम लोग, जैसे कि यहाँ देखिए डी को लेते हैं, डी शब्द को लेते हैं, फिर वर्ड लिखते हैं, वर्ड के बाद जो शब्द आता है वो वर्ड की अपेक्षा जल्द पहचान कर ली जाती है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ है कि सूचना संसाधन क्रम में पहली अवस्था संवेदी अवस्था ही नहीं होती है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में जो मनोवैज्ञानिक है क्रेक एंड टुलविंग 1975 का, इनका भी योगदान संशोधन किया है, मतलब रिवीजन करते हुए कहा है। इस संशोधित मॉडल की मुख्य 3 विशेषताओं को इन्होंने दर्शाया है। वो विशेषताएं कौन कौन सी है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्रेक एंड टुलविंग 1925 का जो 3 विशेषताएं बताई गई हैं, पहली विशेषता है संशोधित मॉडल के अनुसार सूचना संसाधन एक निश्चित क्रम में, जो कि है एक दृष्टि ध्वनि और अर्थगत क्रम में हमेशा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि ये क्रम के अनुसार ही चले। किनका कहना है? तो क्रेक एंड टुलविंग का कहना है। तो दूसरा क्या है? जब किसी सूचना का संसाधन दीर्घकालीन मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहले से संचित मतलब जमा हो या इकट्ठा हो सूचनाओं के संदर्भ में संसाधित किया जाता है, उसे धारणा रिटेंशन उत्तम होता है। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो क्या है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में? तो स्मृति के स्थायित्व का आधार जो संसाधन की गहराई नहीं होता है बल्कि विस्तारण की मात्रा होती है। विस्तारण निम्नलिखित 2 तरह की होती है, वो कौन सी है वो देखते हैं, जो कि किसने कहा था? तो क्रेक एंड टुलविंग 1925 ने कहा है, जो देखते हैं आगे। पहला क्या है जो कि 2 विस्तारण बताए गए हैं? पहला है एकांश के भीतर का विस्तारण और दूसरा एकांश के बीच का विस्तारण, जो कि इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। एकांश के भीतर का विस्तरण से तात्पर्य सूचनाओं को उनकी अपनी विशेषताओं के रूप में विश्लेषण करने या संसाधित करने से होता है। जितना ही ऐसे रिहर्सल अधिक होगा संबंधित एकांश की स्मृति उतना उत्तम होगा। जैसे मान लेते हैं कलम का संसाधन इसके अक्षरों की दृष्टि प्रकटन द्वारा उसकी आवाज अर्थात तुकबंदी द्वारा तथा उसके अर्थ द्वारा संसाधित करना एकांश के भीतर के विस्तरण, मतलब उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तो संसाधन के बीच का विस्तारण। इसके बारे में कहा गया है विस्तारण में जो सूचनाओं की विशेषताओं का संसाधन अन्य सूचनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में किया जाता है। जैसे ऊपर कहा जा चुका है कि संसाधित मॉडल की एक विशेषता यह है कि किसी सूचनाओं का संसाधन शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहले से संचित होता है, सूचनाओं के संदर्भ में किया जाता है, मतलब उसकी स्मृति अच्छी होती है। और थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं बीच का विस्तारण के बारे में। इस प्रयोग में प्रयोजक को 60 दृश्य ढंग से मिश्रित शब्दों को एक सूची दिया गया और उन्हें इन शब्दों के बीच क्रम में चाहे रिकॉल करने के लिए कहा गया। इस सूची में 4 श्रेणी हुए, मतलब 15-15 शब्द थे, जो कि 4 श्रेणी में बांटा गया। पहला कौन कौन से? तो पशु है, पेशा है, सब्जी और व्यक्ति का नाम बताने के लिए कहा गया। परिणाम में देखा गया कि प्रयोजक ने शब्दों को दिखाए गए क्रम में प्रत्यवहन मतलब रिकॉल नहीं किया, बल्कि उनका रिकॉल एक कुछ क्लस्टर के रूप में अर्थात जिनकी श्रेणी के वे होते थे उनके अनुसार किया गया। परिणाम में यह भी देखा गया कि विस्तृत संसाधन के आधार पर उत्तम होता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जब प्रयोजक किसी शब्द को सुनता है और संसाधन किसी श्रेणी के रूप में करता है। तो इसी प्रकार से ये जो 2 पॉइंट जो बताए हैं विस्तृत के अंदर, आशा करती हूँ कि आपको जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है या सिद्धांत है, थ्योरी है, समझ में आ गया हो। ये मेमोरी से ही जुड़े संबंध है
उसी से कोरिलेट करके बताया गया है। ये मेमोरी के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार से आज हम यहीं पर इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, जो कि आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यहाँ पे आज खत्म हुआ है, ये टॉपिक खत्म हुआ है। मेमोरी के बारे में तो ऐसे बहुत कुछ पढ़ना है जो कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें।